अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, यूनिट नंबर 4 के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आपका बहुत आसान सा यूनिट है। इसमें टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं और इस चैप्टर में, इस यूनिट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है, कॉमन मेथड है, वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इसको आप ज़रूर तैयार करें। तो इसमें आपका जो है ना, आसानी से आपके जितने भी नंबर बनते हैं वो आपके आ जाएंगे। तो यूनिट नंबर 5 है आपका पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले ये पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ने से पहले इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पहले मैं वो आपको डेफिनेशंस करवाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, इसमें अब हमने एक चीज पढ़नी है, उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या होती है, तो इसके बारे में देखें, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलसीएम। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन होती है, ये असल में एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस है। एलसीएम में आप क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा रैशनल फंक्शंस आते हैं, आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक रैशनल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस आती हैं, हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक रैशनल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एलसीएम का हवाला दिया। एलसीएम में लिखा हुआ है 1/x-1 + 2/x+2। अब आपके सामने ये दो रैशनल फ्रैक्शंस आ रही हैं। एक ये रैशनल फ्रैक्शन है 1/x-1 प्लस एक ये रैशनल फ्रैक्शन है 2/x+2। अब आप क्या करेंगे एलसीएम में कि आप इनका एलसीएम ले लेंगे, वो x-1 भी आ जाएगा और x+2 भी आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x+2 को 1 के साथ, x-1 को 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 1 × x+2 प्लस 2 × x-1। तो ये बन जाएगा 1/x-1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू x+2 प्लस 2x-2 ओवर x-1 x+2। तो आप देखेंगे ये जो दो पार्शियल ये आपकी दो रैशनल फ्रैक्शंस दी हुई थी, ये दो रैशनल फ्रैक्शंस थी, हमने इनको ऐड करके एक बना लिया है। 2x + x 3x प्लस 2 - 2 कैंसिल हो गए, तो 3x ओवर x-1 x+2। तो ये होता है एलसीएम। एलसीएम में हम दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक रैशनल फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन है ना, वो इसका उलट काम है। उसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन दी होगी, आपने इसको दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में तोड़ना होगा। जैसे कि इसमें अब बुक में लिखा हुआ है कि आपके पास है ये 5x² + 5x - 3 ओवर x+1 होल स्क्वायर x-2। ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2/x+1 प्लस 1/x+1 होल स्क्वायर और इसके साथ आएगा प्लस 3/x-2। अब ये कैसे आया, ये बाद की बात है। फिलहाल आपने ये समझना है कि एलसीएम का उलट होता है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, जिसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन को हम दो या दो से ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। तो एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस है। अब वो किस तरह से करते हैं वो हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। ये कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, इसमें काफी काम करना पड़ता है। तो अब इससे पहले कि हम चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आप समझ लें, जरूरी है। पहली डेफिनेशन है आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस की, कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस व्हिच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। कि जब हम एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं तो वो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर यही ले लें कि लिखा हुआ हो 3x ओवर x-1 x+2। आप इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये बन जाएगी x-1 प्लस 2/x+2। अब ये कैसे किया, ये फिर वही बात है, सवाल में देखेंगे।
तो आपने एक रैशनल फ्रैक्शन को दो रैशनल फ्रैक्शन में ब्रेक किया। ये जो दो रैशनल फ्रैक्शंस आपके पास आई हैं इनको हम पार्शल फ्रैक्शंस कहेंगे, पार्शल फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। और पार्शल फ्रैक्शन के साथ ही डेफिनेशन है पार्शल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की, तो वो ऐसे ही है। पार्शल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे हम एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस से आप एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे वो प्रोसेस आपका पार्शल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाएगा। तो वो भी डेफिनेशन आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर 2 पे आपकी एक डेफिनेशन है कंडीशनल इक्वेशन। ये कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? तो इसके बारे में लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की मखसूस वैल्यूज पुट करने पर उसको सेटिस्फाई कर सकें, मखसूस वैल्यूज पुट करने पर सेटिस्फाई कर सकें, मतलब उसमें आप एक या दो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट साइड बराबर मिलेगी, हर वैल्यू पर लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं मिलेगी। मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ हो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपके सामने कंडीशनल इक्वेशन है। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 1 है, राइट साइड पे 0 है, तो मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये x माइनस 1 भी 0 हो जाए। तो आपको पता चलेगा वो एक ही वैल्यू है। अगर आप x की जगह पर 1 पुट करें, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ 1 पुट करने पर आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर मिलेगी। इसके अलावा आप कोई और वैल्यू पुट अगर इसमें करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये चंद वैल्यूज पर सेटिस्फाई करती है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लिखूं, मैं अगर यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी अब आपकी कंडीशनल इक्वेशन है। इसमें हम x की जगह पर दो वैल्यूज अगर पुट करें तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर मिलेगी। वो कौन कौन सी हैं आप चेक करें कि अगर हम x की जगह पर -3 या +3 पुट करें तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाएगी। -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर +9, 9 माइनस 9 0, तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई। इसी तरह अगर +3 पुट कर दें, +3 का स्क्वायर भी 9, 9 माइनस 9 वो भी 0। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें मैं पुट करूं तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाए। तो ये सिर्फ दो वैल्यूज पर सेटिस्फाई होगी और ऊपर वाली सिर्फ एक वैल्यू पर सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो चंद वैल्यूज पर सेटिस्फाई हो, सेटिस्फाई का मतलब है कि लेफ्ट और राइट साइड बराबर है, उसको हम कहते हैं वो कंडीशनल इक्वेशन है। इसी के ऑपोजिट है आइडेंटिटी इक्वेशन, थर्ड डेफिनेशन। अब आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी इक्वेशन। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की जगह पे जो मर्जी पुट कर लें आपको लेफ्ट और राइट साइड बराबर मिले, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये तीन लाइनें लगी हुई हैं। तीन लाइनें का मतलब है ये इक्वल नहीं है, इसको आइडेंटिकल पढ़ते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आप इसमें x की जगह पे जो मर्जी पुट कर लें, 0 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको लेफ्ट और राइट साइड बराबर मिलेगी। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है? आइडेंटिटी। इसी तरह लिखा हुआ आ जाए x प्लस 1 x प्लस 3। आइडेंटिटी इक्वेशन के लिए हम ये अलामत यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आइडेंटिकल। अब इसको आप देखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसमें भी आप जो मर्जी x की जगह पर पुट कर लें, जो वैल्यू मर्जी पुट कर लें, आपको लेफ्ट और राइट साइड बराबर मिलेगी। तो ये भी आपकी एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो ये आपकी तीन डेफिनेशंस होगी। अब मजीद डेफिनेशंस देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। अब आपके पास फोर्थ नंबर पे जो डेफिनेशन है, जो कि मैंने पहले बता दी थी, वो है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूं। The process of splitting a single rational fraction into as sum of two or more rational fraction is called partial fraction resolution। कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को आप स्प्लिट करें, तोड़ें
दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन में, तो जिस प्रोसेस से आप इसको तोड़ेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। फिफ्थ नंबर पे आपकी डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? आपने कई बार ये वर्ड यूज किया रैशनल फ्रैक्शन, आपने पढ़ा भी हुआ है। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? कोशंट, कोशंट कहते हैं बटे को, ठीक है, फ्रैक्शन को, कोशंट बटे को या फ्रैक्शन को कहते हैं। कोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x over q of x where q of x does not equal to 0 is called rational fraction। कि जब दो पोलिनोमियल्स p of x over और q of x कोशंट में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, तो वो आपका रैशनल फ्रैक्शन बना देंगे। इसमें शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर में कोशंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। तो लिखा हुआ है कोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x over q of x where q of x does not equal to 0 is called rational fraction। अब इसकी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर ये सारी आपकी रैशनल फ्रैक्शंस हैं। 1 over x plus 1, 2x minus 1 over x square minus 2x plus 1, x cube plus 1 over x square minus 1, x cube minus 1, ये सारी की सारी आपकी रैशनल फ्रैक्शंस हैं। अब रैशनल फ्रैक्शंस की दो टाइप्स हैं। पहली है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में लिखा हुआ है when degree of numerator p of x in p of x over q of x where q of x does not equal to 0 is less than the degree of denominator q of x। कि जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी, यानी कि न्यूमिनेटर में वेरिएबल छोटा होगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल बड़ा होगा, बड़ी पावर वाला होगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। एग्जांपल्स दी हैं x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। आप देख सकते हैं ज्यादा पावर वाला, बड़ी पावर वाला वेरिएबल नीचे है, तो वो यही कहता है कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम हो। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो कहता है जो वेरिएबल की बड़ी पावर हो वो नीचे हो और वेरिएबल की छोटी पावर ऊपर हो, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फिर आ जाती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर p of x in p of x over q of x where q of x does not equal to 0 is equal to or greater than degree of denominator। कि जब ऊपर वाले की डिग्री या तो नीचे वाले की डिग्री के बराबर आ जाए या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो जाए, या यूं कह ले कि अगर ऊपर वेरिएबल बड़ा हो, बड़ी पावर वाला हो, नीचे छोटी पावर वाला हो, तो वो भी आपका इम्प्रॉपर होगा। और अगर ऊपर और नीचे एक जैसे पावर वाले वेरिएबल हो तो वो भी इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, कि जब ऊपर वाले की डिग्री या तो नीचे वाले की डिग्री के बराबर हो या ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो नीचे वाले की डिग्री से, तो उसको हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है इसको हम प्रॉपर कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक प्रॉपर। देखिए ये आपका वो कोशंट आ गया, बटा आ गया है। आपको पता है ऊपर वाले को डिविडेंड कहेंगे, नीचे वाले को डिवाइजर कहते हैं। जो भी आपकी फ्रैक्शन होती है उसमें ऊपर वाला डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है। तो प्रॉपर बनाने के लिए आप डिविडेंड को अंदर रखेंगे, डिवाइजर को बाहर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड को अंदर और डिवाइजर को बाहर रख के आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई कोशंट मिलेगा और यहाँ पर आपका कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो आपने प्रॉपर फॉर्म कैसे लिखनी है उसके लिए ये वाली चीज याद कर लें। तो प्रॉपर फॉर्म होती है कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। कोशंट, पहले कोशंट आएगा ये जो ऊपर लिखा हुआ है, प्लस फिर रिमाइंडर आएगा ये जो नीचे लिखा हुआ होगा, और फिर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये जो डिवाइजर है ये नीचे आ जाएगा। तो आपकी वो इम्प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। तो ये कुछ डेफिनेशंस, यही डेफिनेशंस हैं आपके चैप्टर नंबर 5 की। अब देखते हैं कि हमने इसमें मेथड क्या लगाना है, कॉमन स्टेप्स क्या होंगे। पहले जनरली तो आपको वो सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करेंगे कैसे। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब आ जाएं आप मेथड के ऊपर कि हमने किस तरीके से ये जो आपके चैप्टर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था कि इनमें जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है, लेकिन बेसिक मेथड जो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टिल द एंड
वो मेथड आपका सेम रहेगा। अब वो मेथड देख लें कि वो मेथड क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। ये वो चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए इससे पहले कि आप 5th चैप्टर को स्टार्ट करें या इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो उसमें जो मेथड है उसमें सबसे पहला स्टेप देखें, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो रैशनल फ्रैक्शन दी हुई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो पहला स्टेप लिखा हुआ है चेक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर तो प्रॉपर हो तो डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ जाएंगे, और अगर इम्प्रॉपर हो तो मैंने आपको बताया था कि इसको आपने प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, डिवाइड करके। तो आप उसको डिवाइड करके क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। दूसरा स्टेप है राइट सब्सक्रिप्ट्स। सब्सक्रिप्ट्स को आप अल्फाबेट्स कह सकते हैं, या आपने अल्फाबेट्स लिखने हैं फॉर ईच फैक्टर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हर फैक्टर के लिए आपने अल्फाबेट लिखना है। तो इसमें लिखा हुआ है 1 सब्सक्रिप्ट फॉर लीनियर फैक्टर्स। अगर तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो तो आपने हर लीनियर फैक्टर के लिए एक अल्फाबेट लगाना है, ए, बी या सी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्सक्रिप्ट्स ax प्लस बी, bx प्लस सी फॉर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। और अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फाबेट्स लगाना है इस तरह से, ax प्लस बी या bx प्लस सी की फॉर्म में। तो अगर लीनियर फैक्टर हो तो एक ही अल्फाबेट आएगा, ए बी सी। और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो डिनोमिनेटर में तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फाबेट्स आएगा, ax प्लस बी, bx प्लस सी, cx प्लस डी, इस तरह से। और जब आपने वो अल्फाबेट्स या सब्सक्रिप्ट्स लगा लेने हैं तो आपने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, नेम इट इक्वेशन 1। फिर थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। आपने इक्वेशन 1 के दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और उसको नाम दे देना है नेम इट इक्वेशन 2। आपने उसको इक्वेशन 2 कह देना है। फिर इफ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अगर तो अल्फाबेट्स की तादाद ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की तादाद कम हो। फिर गौर से सुने कि अगर अल्फाबेट्स की तादाद ज्यादा हो, ABCD वगैरह जो भी हैं उनकी तादाद ज्यादा हो, और डिनोमिनेटर में, सवाल के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की तादाद कम पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, देन सॉल्व इक्वेशन 2 टू फॉर्म अनदर इक्वेशन 3। तो फिर हम वो जो इक्वेशन 2 बनेगी इसको मजीद सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एक और इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। ये कब करना है, ये तब करना है जब अल्फाबेट्स की तादाद ज्यादा हो और डिनोमिनेटर में, सवाल के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की तादाद कम हो। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बाय पुटिंग ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 एंड देन पुट इन इक्वेशन 2। फिर आपने क्या करना है, हर लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। सिर्फ लीनियर फैक्टर के लिए करना है, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं करना। कि जो लीनियर फैक्टर दिए हुए होंगे आपने उनको 0 के इक्वल पुट करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है और वो x की वैल्यू फिर आपने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। अच्छा जी, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 3 फॉर रिमेनिंग अल्फाबेट्स। अब अगर आप लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ऐसा करने के बाद भी कुछ अल्फाबेट्स बच जाते हैं, तो फिर आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है जो कि इक्वेशन 3 के का करेंगे। यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हमेशा इक्वेशन 3 से करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करके आप बाकी के अल्फाबेट्स भी निकाल लेंगे, इसलिए मैंने लिखा इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े। फिर क्या करेंगे, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स इन इक्वेशन 1। जब आपके सारे अल्फाबेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद फिर इसमें मैंने बताया था थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, वो जब आएंगी तो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है आपका बेसिक मेथड कि किस तरह से आपने यूनिट नंबर 5 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो इसके अंदर डेफिनेशंस थी वो भी मैंने आपको बता दी, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ये आपको याद करनी पड़ेंगी। MCQ तो लाजमी बनता है बोर्ड में, अगर डेफिनेशन आने का चांस है तो वो 5th चैप्टर से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशंस को भी आपने तैयार करना है। अब अगली क्लास में मिलेंगे बाकायदा आपकी एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।